अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने स्टार्ट किया हुआ था फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर देखी। फिर उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट स्टेट की जो थी, गैसियस प्रॉपर्टीज़ जो थी, वो हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। स्टेट ऑफ मैटर में जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास था लिक्विड। आज हम देखेंगे लिक्विड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़, और एक को इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करते हैं। तो लिक्विड माया, लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड हैव नो शेप, माया की कोई शक्ल नहीं होती, बट डेफिनेट वॉल्यूम। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, हुजम की बात करें, तो लिक्विड का वॉल्यूम होता है, शक्ल इसकी नहीं होती। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, बट डेफिनेट वॉल्यूम, मगर इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इसको जिस बर्तन में रख दिया जाए वही शेप जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस, कि गैसेस की निस्बत इनमें क्या होता है? इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। गैसियस में क्या था? गैसियस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। लिक्विड में क्या होती हैं? लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू गैसियस। जैसे हमने देखा था डिफ्यूजन जो थी ये प्रॉपर्टीज थी गैसियस स्टेट की, लेकिन डिफ्यूजन इज आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। डिफ्यूजन जो है ये लिक्विड स्टेट की भी क्या है? खसूसियात है। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट हैं। दोबारा फिर सुन लें, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर में सेकंड टाइप हमारे पास है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अब लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर माया हालत जो होती है, नो शेप, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मगर इसका वॉल्यूम होता है। माया की कोई शक्ल नहीं होती मगर इसका वॉल्यूम होता है। जिस बर्तन में इसको डाल दिया जाए वही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नंबर थर्ड, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस। अगर हम गैसेस से कंपेयर किया जाए तो लिक्विड की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में डिफ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, ये इसकी क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सब हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं इवेपोरेशन, आज देखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लो जी, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है ये हम देखेंगे आज कि इवेपोरेशन क्या है। अ प्रोसेस in which liquid
चेंज इनटू गैस। एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस फेज, इट्स नोन एज एवेपोरेशन कहते हैं। ये सारा जो है फिजिकल चेंजिंग होती है। शायद कहीं पे आपने पढ़ा हो फिजिकल चेंजिंग एंड केमिकल चेंजिंग। तबीयी तब्दीलियाँ क्या हैं और कीमियाई तब्दीली क्या है। अगर हम एवेपोरेशन को देखें तो इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस भी है। एक तो हमारे पास हो गया ना लिक्विड चेंज इनटू गैस फेज, एक हमारे पास होता है गैस चेंज इनटू लिक्विड। अब जिसमें लिक्विड जो है ये गैस में चेंज हो, इट्स नॉन एज एवेपोरेशन। अब अगर गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर सुनिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कि आप इवेपोरेशन में और कंडेंसेशन में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें माया जो है वो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, माया जो है वो गैस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। और एक ऐसा अमल जिसमें क्या होता है, बुखारात जो हैं गैस फॉर्म जो है जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस फॉर्म known as evaporation, a process in which gas change into liquid form, it's known as condensation. Condensation is a reverse process of evaporation. यहाँ तक समझ आ गई? ओके। पानी जो है, पानी हमारे पास लिक्विड की एग्जाम्पल ली जाती है, पानी इज़ अ लिक्विड। लेकिन जब पानी को हम चेंज करते हैं, गैस फेज में चेंज करते हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है 40.7 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी दरकार है। किस लिए दरकार है, कि पानी को लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 40.7 किलो जूल पर मोल। It's mean that evaporation is a endothermic process। evaporation कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक है, इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी जो होती है अब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक की आप तारीफ कैसे करेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो हो अब्जॉर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। अगर आ जाए एक्सोथर्मिक क्या है, तो एक्सोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो। याद रखना, एंडो में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में जाकर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, एवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों, बिकॉज एनर्जी जो है वो इसमें क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम एवेपोरेशन की बात करें, एक हमारे पास कोई भी कंटेनर, कोई बर्तन कर लें, इसमें ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम पानी के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लो होती है, कम होती है। अब इसी में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज होती है।
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें एवेपोरेशन वाले मॉलिक्यूल्स वही होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये रेड जो डॉट हैं, ये अगर आप शो करते हैं मोर देन काइनेटिक एनर्जी वाले, तो इसमें से ये मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे। एवेपोरेशन जो है ये फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी जो है ये बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो माया के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो लो थे वो एवरेज पे, जो एवरेज वाले होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। सो एवेपोरेशन प्रोसेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। उसके अलावा आपने कभी देखा होगा एवेपोरेशन प्रोसेस जो है ये काजेज कूलिंग, ठंडक पैदा करता है। सिंपल सी कॉमन एग्जांपल है, गर्मियों में आफ्टर टेकिंग ए बाथ, आप नहाने के बाद फ़ैन के सामने खड़े हो जाएं तो कुछ लम्हात के लिए आपको ठंडक फील होती है। कभी गौर किया होगा आपने। या फिर पेट्रोल के ड्रॉप्स आप हाथ के ऊपर रखें, जैसे ही यहाँ से वो उड़ जाता है, उड़ने के बाद हमें फिर दोबारा ठंडक फील होती है। इसकी वजह क्या है, वजह यह है एवेपोरेशन प्रोसेस काजेज कूलिंग। एवेपोरेशन जो है ये एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। कैसे अमल है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वहाँ से उड़ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स वहाँ से उड़ जाते हैं तो जो बकिया मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए वो माहौल से एनर्जी गेन करते हैं, जिस वजह से हमें ठंडक फील होती है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई एवेपोरेशन काजेज कूलिंग। बताओ जी एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने वाला अमल कैसे है, वजाहत करें। तो क्या जवाब देना है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वहाँ से एवेपोरेट हो जाते हैं। जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करने के लिए सराउंडिंग माहौल से एनर्जी लेते हैं, जिस वजह से हमें ठंडक फील होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, कि अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन के रेट पर इन्हिसार करते हैं। जी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अवामिल। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन पे डिपेंड्स करते हैं। एक हमारे पास है सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और नंबर थर्ड हमारे पास है टेम्परेचर। तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ एवेपोरेशन पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया, सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और लास्ट हमारे पास है टेम्परेचर। सरफेस एरिया को हम कहते हैं स्थायी रकबा। स्थायी रकबा सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का स्थायी रकबा जो है, सरफेस एरिया जो है वो जितना ज़्यादा होगा उसमें एवेपोरेशन जो है उतनी ज़्यादा होगी। अगर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया जो है ये कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो क्या होता है, स्लो होता है। एग्जाम्पल इसकी सिंपल सी दी जाती है कि आप चाय तो पीते होंगे, अब आप चाय अगर कप इस्तेमाल करते हैं तो कप का जो है सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। तो सरफेस एरिया के कम होने की वजह से क्या होता है, एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो
कम होती है। अगर आप प्लेट इस्तेमाल करते हैं साथ छोटी सी थाली, अब प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो यहाँ से एवेपोरेशन प्रोसेस जो क्या है वो ज़्यादा होगा, और कप का सरफेस एरिया जो कम है तो यहाँ से एवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी, बुखारात जो हैं वो कम बनेंगे। फिर सुनो, फैक्टर्स में से पहला फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया। डायग्राम सही नहीं बनी। अच्छा, पहला फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, स्थायी रकबा कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर स्थायी रकबा लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसका अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया जो है वो कम होगा तो एवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल, चाय जो है वो कप की निस्बत एक प्लेट, छोटी सी थाली जो है उसके अंदर, जिसको हम पिरेच कहते हैं, उसके अंदर जल्दी ठंडी हो जाती है। वजह क्या है, वजह ये है कि प्लेट का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है और कप का सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, थोड़ा होता है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वेरी करती हैं। किसी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकतवर होती हैं, और किसी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। अब जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हों, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो स्लो होगा, कम होगा, लो होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी दी जाती है वाटर। अगर हम पानी की बात करें और हम पेट्रोल की बात कर लें, बोथ आर लिक्विड बट वाटर हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू पेट्रोल। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। सो जब वीक हैं इसका मतलब ये हुआ पेट्रोल के बुखारात जल्दी बन जाएंगे और पानी के बुखारात कम बनेंगे। वजह क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लास्ट हमारे पास फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। सिंपल रूल हमारे पास है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन हमारे पास कम होगी। बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। जितना हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही उसमें क्या होगी, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो टूटेंगी, तो उनके टूटने से क्या होगा, एवेपोरेशन जो है वो क्या प्रोसेस होगा, ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। सिंपल सी एग्जांपल, कॉमन सी एग्जांपल आप लोग देखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी नहीं सूखते। वजह क्या है, ड्यू टू फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ से बुखारात बन जाते हैं, एवेपोरेशन हो जाती है। जबकि सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, सो एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो फैक्टर हमने पढ़े हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ऐसे फैक्टर बताएं जो एवेपोरेशन के रेट पर इन्हिसार करते हैं। तो हमारे पास 3 फैक्टर हैं, सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर। एक एक वर्ड में आसान अल्फाज में, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा, एवेपोरेशन कम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मजबूत होंगी, एवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगी, कम होगी।
इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस अगर कमज़ोर होंगी, एवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा, जल्दी होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन कम होगी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एवेपोरेशन। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट देखेंगे।